तो डियर स्टूडेंट्स, कहाँ पहुँचे थे हम कल? याद है आपको? एक तो सिलेबस हमने डिस्कस किया था, एक तो ज्योग्राफी की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी और क्लासिफिकेशन कैटेगराइजेशन। कोई डाउट लगा है आपको? तो क्या बोला था मैंने, कितने ब्रांच हैं आपकी ज्योग्राफी के? 3 ब्रांच। कौन कौन सी? फिजिकल, ह्यूमन एंड बायोज्योग्राफी। तो हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है। तो फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर कितने सब ब्रांचेस हैं? कौन सी? जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी और पेडोलॉजी भी बोलते हैं। तो हम ज्योग्राफी की पहले वाली सब टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। कौन है वो? जियोमॉर्फोलॉजी। ठीक है। और जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स, उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। सो इसका जो पहला टॉपिक वो है ओरिजिन एंड ऑफ अर्थ। ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ, है ना, डिस्क्रिप्टिव अकाउंट ऑफ अर्थ। तो पहले हम ये जानेंगे कि अर्थ आई का, दैट इज व्हाट वी कॉल। पहले अर्थ कैसे बनी, फिर जब अर्थ पहली बार बनी थी तो ये कुछ ऐसी नहीं थी जैसी हमें आज। क्या ऐसी थी? कैसी पहली बार वो कैसी होगी? ओरिजिन कैसे बनी है ना, मैं बोल रहा हूँ पहली बार बन गई होगी तो कैसी होगी? क्या ऐसी जैसी आज दिखाई दे रही है हमें कि ये ग्रीन है, एनिमल प्लांट्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड्स है, बिल्डिंग्स है, क्या ऐसी होगी? फिर क्या थी? है ना, इट वाज अ बॉल ऑफ फायर, आग का एक गोला थी पहली बार। तो ओरिजिन डील करता है कि कैसे बनी, किस स्टेज तक, जब तक वो बॉल ऑफ फायर, आग का एक गोला है। ठीक है ना। फिर उसके बाद जब अर्थ बनी, पहली बार आग का गोला थी, फिर उसके बाद अर्थ को उस आग के गोले से, बॉल ऑफ फायर से इस स्टेज तक लाना, उसको बोलते हैं। समझ आई बात? तो इसके अंदर दो टॉपिक्स, वन इज ओरिजिन, अनदर इज। ठीक है ना। तो पहले हम किसके साथ डील करेंगे? तो क्या लगता है अर्थ कैसे बनी है? आपके अपने क्या सोचते हैं कैसे बनी होगी हमारी अर्थ? ये जानने के लिए आपको इस चीज का पता होना चाहिए। अर्थ जो है ये यूनिवर्स में एक सेलेस्टियल बॉडी है। हमारे स्टार्स है ना, हमारे लिए मून है, हेवनली बॉडी है, सेलेस्टियल बॉडी है। हम यहाँ से देखते हैं आसमान, तो अगर आप वहाँ जाओगे तो वहाँ से भी आपको अर्थ ऐसी दिखेगी। तो जिस तरह बाकी सेलेस्टियल बॉडी से, बाकी हेवनली बॉडी से, इसी तरह अर्थ भी एक सेलेस्टियल हेवनली बॉडी है। ठीक है। तो कैसे बनी होगी? आपको क्या लगता है? मैं आपको पूछ रहा हूँ, आप कैसे बने? फॉर एग्जाम्पल, तो कैसे बने आप? आपको आपके बारे में जानने के लिए मुझे आपके फादर साहब से जानना पड़ेगा। ठीक है ना। तो आप एक फैमिली को बिलोंग करते हैं, उस फैमिली का हेड होता है। तो हमारी अर्थ जो है ये एक फैमिली को बिलोंग करती है। वो फैमिली कौन है? सोलर सिस्टम। ठीक है ना। इसी सोलर सिस्टम का पार्ट क्या है? हमारा अर्थ। तो ये सोलर सिस्टम असल में है क्या? व्हाट इज सोलर सिस्टम? कितने सारे सोलर सिस्टम इस यूनिवर्स में? बोलो, जितने स्टार्स होंगे, जितने ये जो स्टार्स होते हैं, स्टार अकेले नहीं है, आपके पापा अकेले नहीं है, आपके ग्रैंडफादर अकेले, फैमिली होती है। तो जितने भी यूनिवर्स में स्टार्स हैं, उन स्टार्स की अपनी फैमिली होते हैं। उस हर किसी स्टार की उस फैमिली को बोलते हैं सोलर सिस्टम। तो अर्थ इज वन सच पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम। आवर सन
जो हमारा सन है, इट्स अ स्टार। सन क्या है? तो इसी सन की फैमिली है, उसको बोलते हैं सोलर सिस्टम। उसी सोलर सिस्टम का पार्ट है हमारी। अगर आपने ये जान लिया कि हमारा सन कैसे बना, हमारा सोलर सिस्टम कैसे बना, आपको इस चीज का आंसर मिल जाएगा कि हमारी कैसे व्हाट पॉइंट समझ आ गया बात। तो कैसे बना होगा सन, कैसे बना होगा सोलर सिस्टम, इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने अपने डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिए हैं, जिनमें कोई फाइनलिटी नहीं। इसलिए उनको बोलते हैं थ्योरी। क्या बोलते हैं? यहाँ हम बोलते हैं थीसिस, यहाँ हम बोलते हैं हाइपोथेसिस, यानी लॉ अभी तक कोई नहीं। तो व्हाट आर वी हैव हाइपोथेसिस, we have thesis, then we have theories, and ultimately we have laws, like Newton's laws. वो लॉ है फाइनलिटी। समझ आ गया? तो क्या फर्क है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हाइपोथेसिस, थीसिस, थियरीज एंड लॉज? पढ़ा है आपने कभी? क्या फर्क है? किसमें असम्पशन? हाइपोथेसिस। अच्छा, फिर थीसिस में क्या करते हैं? कंक्लूजन। ठीक है, फिर उसके बाद थियरी क्या होती है? फिर उसके बाद लॉ क्या होते हैं? लॉ एक्सपेरिमेंट के हिसाब से, एक्सपेरिमेंट विद एक्सपेरिमेंट, कंटेंट विद एक्सपेरिमेंट। Poverty is directly proportional to illiteracy. जितने लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे उस एरिया में लोग ज़्यादा करेंगे। क्या ये बात सच है? सच है। ठीक है, आपको लगता है ऐसा ही, मतलब यूजुअली हमें ऐसा लगता है। तो इस चीज को हम बोलते हैं हाइपोथेसिस। क्या बोलते हैं? हाइपोथेसिस। ठीक है, पावर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलिटरेसी। जो लोग गरीब होंगे वो अक्सर में पुअर होंगे, गरीब। तो ये हमारी असम्पशन है, टेंटेटिव असम्पशन। ये सच भी हो सकती है, नहीं सच हो सकती। अगर आप बैंक में जाओ तो बंदा वहाँ आता है, उसको बोलता है वहाँ का क्लर्क कि आप साइन कर दो। वो बोलता है मैं साइन नहीं कर सकता, मैं थंब कर दूँ। तो जो वो थंब करता है, फिर जब क्लर्क उसका अकाउंट खोलता है, उसके डिटेल्स देखता है, कितना पैसा लाया कहाँ से? आप तो पढ़े लिखे हो नहीं। वो बोलता है अगर पढ़ा लिखा होता तेरी तरह तो तेरी तरह क्लर्क होता। तो यहाँ पे क्या ये बात सच है? पावर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलिटरेसी, इन सम केसेस, है ना? सो इज असम्पशन। ठीक है, तो आपने ये चीज देखी। अब आप इस चीज को प्रूव करने के लिए निकल कि क्या सच है पावर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलिटरेसी। और अब जाते हो किसी कम्युनिटी में, श्रीनगर में आप स्टडी कर, रिसर्च कर, और आपको ये बात सही लगती है। श्रीनगर में क्या आपने स्टडी किया, आपने ये देखा कि जो अनपढ़ है वो गरीब है, जो गरीब है वो अनपढ़। आपने लोगों से पूछा कि आपने कितना पढ़ा है, आपकी इनकम कितनी है, तो वहां से आप कोरिलेट कर सकते हो कि पावर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलिटरेसी। तो सही निकल गया ना श्रीनगर में। ये बनेगी आपकी, यानी दैट हाइपोथेसिस व्हिच इज प्रूव्ड वंस, जो एक बार प्रूव हो जाएगी, उसको क्या बोलेंगे? थीसिस। अब आपको यहाँ से बाहर जाना, आपको जम्मू जाना पड़ेगा, आपको अमृतसर जाना पड़ेगा, आपको केरला जाना पड़ेगा। आप हर जगह स्टडी करें क्या सच में पावर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलिटरेसी। और आपको पूरे इंडिया में पता चलना सच में जो लोग अनपढ़ हैं उनकी इनकम लेवल, जिन लोगों की इनकम लेवल कम है वो अक्सर में अनपढ़। तो पूरे इंडिया में ये प्रूव हो गया। That means your thesis has been repeatedly proved. It is called फिर उसके बाद आप इंडिया से आप गए अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, कनाडा, ठीक है, हर जगह आपको यही चीज पावर्टी प्रोपोर्शनल टू इलिटरेसी। अब ये वर्ल्ड वाइड यूनिवर्सली प्रूव हो गई ये बात। देन इट बिकम्स अ, समझ आई बात? What is the main difference between hypothesis, thesis, theories and laws? तो जहाँ तक मैंने इस चीज के बारे में पढ़ा है, रिलीजन ऑफ अर्थ,
we can only have hypothesis or we can have thesis or at the most we can have theories, but there are no such laws. So there is no finality about the theories which I am going to discuss. ठीक है ना, पहले बता देता हूँ वार्निंग है, इसमें कोई फाइनलिटी है। आप खुद भी इसके बारे में सोच के हाइपोथेसिस कोई नहीं थियरी दे सकते हैं, ठीक है? ओके, तो देखते हैं आजकल की हमारी थ्योरीज, यानी वी विल डिस्कस थ्योरीज ओरिजिन ऑफ there is related to origin of number one theory जो है theory है, so there is it has been repeatedly proved but it is not universally proved, हर कोई बंदा इसको अप्रूव नहीं करता है इसके, ठीक है? हमें कुछ क्रिटिसिज्म भी मिलते हैं इस चीज 100% सही नहीं है, आप अभी खुद ही बताओ। So first theory we have George D. Buffon's theory of comet collision. डरना नहीं है, नाम से मैं आपको आज पढ़ा रहा हूँ ना, ये अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए मुझे आपको किसी पॉइंट तक लाना है, मुझे अर्थ बनानी है, फिर उसके बाद में ज्योग्राफी डिस्कस करूँगा, कैसे आप जाएंगे, थोड़ा बैकग्राउंड डिस्कस करूँगा। अभी जैसे मैंने आपको रिसर्च की चीज पढ़ाई, हाइपोथेसिस कैसे थीसिस बनती थी, और अंडरस्टैंडिंग पर्पस। सो पहली थियरी इज जॉर्ज डी बफन theory of comet collision। तो क्या लगता है आपको, क्या मतलब है ये चीज? पहले मुझे बताओ कमेट क्या होता है? कमेट एक सेलेस्टियल बॉडी है, एक हेवनली बॉडी है, ठीक है? तो पहली बात पता क्या होगी आपको, फिर उसके बाद इसके कुछ फीचर्स बताओ। सो कमेट जो होती है एक हेवनली बॉडी होती है, एक सेलेस्टियल बॉडी होती है जो हमारे सोलर सिस्टम में पाई जाती है, और ये हमारे सन को ही ऑर्बिट करती है, इट रिवॉल्व्स अराउंड सन, ठीक है? ये बात समझ आ गई? मगर ये प्लेनेट नहीं होते, प्लेनेट से बाहर होते हैं। जब आप स्पेस पढ़ोगे, साइंस टेक्नोलॉजी में आपको एक टॉपिक है स्पेस टेक्नोलॉजी, वहाँ पे एक चीज को बड़ी डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है? तो मुझे किसी पॉइंट तक लेना है आपको, इसलिए ये सारी चीजें डिस्कस करना है, हमारी अर्थ बनी कैसे, ठीक है? सो ये जो कमेट होता है ये बना होता है रॉक और आइस का। किस चीज का बना होता है? रॉक एंड क्या फीचर्स बताए मैंने कमेट के? एक हेवनली बॉडी है, सेलेस्टियल बॉडी है, हमारे सन को ऑर्बिट करती है, उसके अराउंड रिवॉल्व करती है, आइस और रॉक से बनी हुई होती है। तो कभी कभार ये अपने ऑर्बिट से आगे सन की ओर आती है। फॉर एग्जांपल योर सन, ठीक है? ये सन के अराउंड हमारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, ठीक है? हमारे 8 प्लैनेट्स हैं ना, पता आपको कौन सा? मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। उसके बाद प्लूटो भी पता थे, लेकिन प्लूटो जो है वो प्लैनेट नहीं है। तो यानी आपके नेपच्यून के पीछे जो बेल्ट होता है उसको बोलते हैं क्यूपर बेल्ट। क्या बोलते हैं? ठीक है? इसमें होते हैं आपके कमेट्स, ये भी आप ऐसे ना, ये भी आपके सन के अराउंड ही रिवॉल्व करता है, लेकिन कभी-कभी ये अपने ऑर्बिट से निकल के थोड़ा आगे आते हैं। नाउ ये प्लेस पे आ गए, ये प्लेस पे कितना आगे आएंगे तो सन की ओर आ रहे हैं, सन की हीट की वजह से इनका जो आइस है वो इवापोरेट हो जाता है। तो एक आगे चलते हैं तो आइस जो है ना इवापोरेट होता है, वेपर फॉर्म में आता है। तो ऐसा लगता है कि कोई वो टेल इसके पीछे, तो इसकी शेप भी कुछ कॉमा जैसी मतलब लाइक दिस, इसके पीछे ट्रेल रहती है, ट्रेल ऑफ गैसेस, जैसे जहाज नहीं जाता है वो फाइटर जेट्स, पीछे से वो धुआं निकलता रहता है। तो इसी तरह जब आगे चलते हैं इस तरह से पीछे से धुआं निकलता रहता है। तो धुआं है असल में वो आइस होता है जो इवापोरेट हो जाता है, ठीक है? तो एक ट्रेल, एक टेल जैसी होती है इनके पीछे। सो दिस आर कॉल्ड कमेट्स। अब देखो जॉर्ज साहब क्या बोलता है, जब बिग बैंग हो गया, आपको याद होगा बिग बैंग 13.9 बिलियन ईयर्स अगो, 13.9 बिलियन ईयर्स अगो। फिर उसके बाद
आपके डिफरेंशियल बॉडीज बने थे और जॉर्ज डी बॉफन साहब होता है कि पहले ही सन बन गया था। होता है देयर वाज द स्टार, देयर वाज द सन। ठीक है, ये जो सन है ना यहाँ पे तो कमेंट आ रहा है ना इसकी ओर, देखो आप दिखा रहा हूँ आपको, अंदर आ रहा है। तो एक ऐसा ही कमेंट आके हमारी सन के साथ इसने कोलाइड। पढ़ो ना थ्योरी का नाम, जॉर्ज डी बॉफन थ्योरी ऑफ कमेट। एक कमेट आगे किसके साथ कोलाइड किया? सन के साथ। जब सन के साथ कोलाइड करेगा तो सन का कुछ मटेरियल जो है वो टियर हो गया। सन में मान लीजिए एक्सप्लोजन हो गया, धमाका हो गया वहां पे उस एरिया में, और जो मटेरियल है वो बाहर निकल गया। पानी में जैसे आप कोई बड़ी पत्थर मार रहे हो तो वहां से वो पानी जो है ऐसे बाहर निकल गया। ठीक है, तो इसी तरह कुछ मटेरियल सन का जो है वो बाहर आ गया, और यही जो मटेरियल है ये उड़ गया ना यहाँ से बाहर आ गया, तो ये स्पेस में चला जाता है। लेकिन बिकॉज़ ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन ये मटेरियल जो है आपस में कोआलेस होने लगा, आपस में ठीक है इंटैक्ट बन गया। फिर उसके बाद धीरे-धीरे करके इसी सन के अराउंड रिवॉल्व होने लगा इन द फॉर्म ऑफ प्लैनेट्स। और इन्हीं प्लैनेट्स में एक प्लैनेट हमारी समझ आगे आपको क्या हां कमेट आ गया, सन के साथ कोलाइड किया, सन में से कुछ मटेरियल बाहर आ गया, वो मटेरियल जो है यूनिवर्स में चला जाता, स्पेस में चला जाता, जो सन का ग्रेविटेशनल पुल है उसने उस मटेरियल को जाने नहीं दिया। वो मटेरियल आपस में इंटैक्ट हो गया, जुड़ गया, ठीक है, कोअलिस हो गया। फिर उसके बाद इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग्स इसी सन के अराउंड घूमने लगा। तो दिस इज सन, दीस आर प्लैनेट्स, दिस इज द सोलर सिस्टम एंड अर्थ इज पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम। इस तरह हमारी अर्थ बन गई। ठीक है, अब आपको क्या लगता है कि ये बात किस हद तक सही है, किस हद तक गलत? यू टेल। सर कमेंट के बारे में बोला ही नहीं है, कमेंट आया कहां से? है ना? नहीं, कमेंट तो वहीं से आते हैं, लेकिन उसका ओरिजिन कमेंट देखिए क्या है कि कमेंट एक हेवनली बॉडी है, जैसे सन है वैसे कमेंट ये घूमते रहते हैं। ठीक है ना? देखिए आपकी बात जो है आधी अधूरी सच है। मेन रीजन ये है कि कमेट एक छोटी हेवनली बॉडी होती है, एक छोटी सी हेवनली बॉडी सन को टक्कर मार के इतना मटेरियल बाहर निकालेगी कि उससे हमारे प्लैनेट्स बनेंगे। ये बात दिमाग में नहीं है कि एक छोटा सा कमेट एज कंपेयर टू सन इसके साथ टक्कर मारेगा, कोलाइड करेगा, फिर वहां से इतना मटेरियल निकालेगा। मतलब जो आपका कमेट होता है वो मरकरी से भी छोटा होता है, तो वो उस कमेट की कोलिजन की वजह से इतना मटेरियल बाहर आ गया जिसकी वजह से मरकरी भी बना, वेनस भी बना, अर्थ भी बना, सारे प्लैनेट्स बन गए, सब प्लैनेट्स बन गए, सैटेलाइट्स मून वगैरह भी बन गए। हर किसी प्लैनेट की अपनी मून है, नेचुरल सैटेलाइट है ना, जैसे हमारी मून है क्लिपर, यूरोपा, आपके जुपिटर की मून है। तो इसी तरह हर किसी प्लैनेट के मून्स भी होते हैं। तो इतना छोटा कमेट इतना बड़ा धमाका करेगा, इतना मटेरियल बाहर आएगा, इतने सारे प्लैनेट्स बनेंगे, ये चीज दिमाग में नहीं है। सो दिस इज द क्रिटिसिज्म। ठीक है, नंबर 1। तो क्रिटिसिज्म आप याद रखिए, नंबर 1 क्रिटिसिज्म कि कमेट इतना बड़ा नहीं हो सकता कि इतना मटेरियल बाहर निकालेगा। यू गॉट दिस पॉइंट? यस सर। ये दिमाग बैठ गया आपके दिमाग में? लॉजिक टू क्रिटिसिज्म है, लॉजिक। अब दूसरी चीज आती है, देखिए ये जो सन है, ध्यान से देखिए, ये जो सन है ये स्टेशनरी नहीं। अगर बाकी प्लैनेट्स के अराउंड घूमते हैं, ये हमारा सन जो है ना ये एक स्टार है, ये स्टार है। ऐसे ही बहुत सारे स्टार्स हैं हमारी मिल्की वे में। गैलेक्सी जो हमारी है, गैलेक्सी उसको बोलते हैं मिल्की वे। उस मिल्की वे में मिलियंस ऑफ स्टार हैं हमारी सन की तरह। तो वो सेंटर ऑफ मिल्की वे के अराउंड खुद घूमते, यानी जो सन है ना आपका ये खुद घूमता रहता है। लेकिन इसका जो सर्कल है घूमने का वो बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू दीस सर्कल्स। समझ आ रही है बात? ये चीज आपके दिमाग में बैठ गई? यस सर। सन भी खुद घूमता है, किसके अराउंड घूमता है? अराउंड द सेंटर ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी, क्योंकि इसमें से मिलियन ऑफ सन्स है। ठीक है, लेकिन जो सर्कल सन बना रहा है वो सर्कल काफी बड़ा है। सर्कल मतलब ऑर्बिट, जितना बड़ा है ऑर्बिट बनाता है किसी चीज के अराउंड घूमने के लिए, वो बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू सर्कल्स मेड बाय दीस प्लैनेट्स।
तो इसका मतलब है सन का जो एंगुलर मोमेंटम है वो कम है एज कंपेयर्ड टू अदर प्लैनेट्स। सो द की वर्ड हियर इज एंगुलर मोमेंटम। तो दूसरा क्रिटिसिज्म इस पे किसके हुआ है? एंगुलर, ये चीज समझ। एंगुलर मोमेंटम आप जानते हैं क्या होता है? व्हाट इज मोमेंटम? ये फाउंडेशन बैच है ना, इसलिए यहाँ पे ऐसे चलना पड़ता है। जो साइंस टर्मिनोलॉजी है पढ़ के आना है आपको घर से। मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है? तो एंगुलर मोमेंटम हो गया कि किसी एंगल पे घूम रहा है। जैसे कि अगर आप सर्कल कर रहे हो ना, ये अब आप मुझे बताओ यहाँ पे सन वहां पे है, सन यहाँ पे भी पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? लेकिन जब सन यहाँ पे होगा तब भी इसके अराउंड इसके प्लैनेट्स घूमते हो। अब सन यहाँ पे पहुंचा। अब अगर मैं आपको बताऊं सन की डायरेक्शन क्या है, तो डायरेक्शन टेंजेंट होती है। पढ़ा है ना आपने? यहाँ पे लाइन डाल लो। जब सन यहाँ पे हो तो सन की डायरेक्शन क्या है? ये है, सन इस तरफ आना चाहिए। लेकिन सन क्या कर रहा है? गोल गोल घूम रहा है। दैट मींस सन इज ऑलवेज मूविंग एट एन एंगल। थोड़ा थोड़ा एंगल कर रहा है तभी जाके कोई चीज किसी अदर चीज के अराउंड रिवॉल्व कर। सो दैट मास है सन का, इसकी कोई वेलोसिटी है, हो गई आपकी मोमेंटम। ठीक है? लेकिन ये मोमेंटम हमेशा एंगल पे होता है। जो भी चीज गोल गोल घूमेगी तो उसको एंगल बनाना पड़ता है, इसको एंगुलर मोमेंटम। तो जो एंगल सन काटता है वो छोटा है, वो एंगल छोटा है एज कंपेयर टू दीस, क्योंकि इनको छोटा सा जितना छोटा सर्कल बनाना पड़ेगा उतना ज्यादा एंगुलर मोमेंटम, जितना ज्यादा बड़ा सर्कल बनाना पड़ेगा उतना कम एंगुलर मोमेंटम चाहिए, है ना? ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल चीज है। आपको समझ आ गई एंगुलर मोमेंटम? फिर से समझाता हूं। ठीक है? मतलब ये आपका सन है। ठीक है? ये सन जो एक सर्कल ट्रैवल है, इसकी अपनी डायरेक्शन चलनी। देखिए इसका सेंटर ऑलमोस्ट यहाँ पे होगा। इस सन के अराउंड इसके प्लैनेट्स घूमते हैं। सही बात है? तो छोटा सर्कल कौन बना रहा है? प्लैनेट्स एज कंपेयर टू सन का जो सर्कल। ठीक है? तो जितना छोटा, ये देखिए यहाँ पे है तो इसकी डायरेक्शन ऐसी होनी चाहिए, लेकिन इसको इस एंगल पे घूमना पड़ेगा तब जाके ये डायरेक्शन पकड़ सकता है। तो जितना छोटा सर्कल बनाना पड़ेगा उतने ज्यादा एंगल पे घूमना पड़ेगा। दैट मींस स्मॉलर द सर्कल लार्जर द एंगुलर मोमेंटम, लार्जर द सर्कल स्मॉलर द एंगुलर मोमेंटम। ठीक है ना? तो इसका मतलब है कि सन का एंगुलर मोमेंटम कम है, प्लैनेट्स का एंगुलर मोमेंटम ज्यादा है। तो मुझे बताओ, जो जॉर्ज बफन साहब बोलता है कि मटेरियल कहां से निकला किसी प्लैनेट्स में? सन से निकले। तो उनका एंगुलर मोमेंटम भी वैसे ही होना चाहिए ना जितना सन का होगा। मैं बोल रहा हूं कि सन ऐसे घूम रहा है। अब ये सन यहाँ पे ये सन जो है टू में बट गया। जिस डायरेक्शन में सन जा रहा था उसी डायरेक्शन में उसी एंगल में टुकड़े भी तो घूमेंगे। आपने पानी फेंक दिया ऐसे, जो ही आपने पानी फेंक दिया ये ड्रॉप्स में डिवाइड हो गया, बट गया। लेकिन जो आपने डायरेक्शन दी है, जो आपने स्पीड दी है, जो आपने एंगल दी है, उस पूरे पानी के जग को वही तो होगा ना उन छोटे-छोटे ड्रॉपलेट्स का। सही बात है कि नहीं? तो जो एंगुलर मोमेंटम सन का होगा वही तो प्लैनेट्स का भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये प्लैनेट्स सन के मटेरियल से बने हैं। लेकिन देखा जाता है कि जो आपके प्लैनेट्स इनका एंगुलर मोमेंटम हाई है एज कंपेयर टू एंगुलर मोमेंटम ऑफ सन। एंगुलर मोमेंटम की बात में फंस रहा है आपको क्या? ठीक है? और कोई क्रिटिसिज्म? तो यहाँ पे तो कोई चीज पास नहीं जा रही है। ये तो बोलता है कि सन से मटेरियल निकला वो बाहर की ओर गया, जो वो बाहर की ओर गया स्टार्टेड कूलिंग। हाँ, वो तो जरूरी है कि कितना टेम्परेचर होना चाहिए वहाँ पे, इतना ज्यादा टेम्परेचर होना चाहिए कि सन का जो मटेरियल है ना वो आप मान लीजिए मोल्टन स्टेट में होना चाहिए, तभी जाके तो बाहर आएगा। ठीक है? इस पे और एक क्रिटिसिज्म ये भी लगता है ऑन द अरेंजमेंट ऑफ प्लैनेट्स। अगर आप देखोगे
जो मरकरी छोटा है, इससे बड़ा थोड़ा वेनस है, अर्थ है, फिर मार्स भी तकरीबन अर्थ जैसा ही है, उसके बाद आता है जुपिटर, फिर ये भी ठीक ठाक है, फिर नेपच्यून। तो ये जो यहाँ पे अरेंजमेंट बन रहा है ना, ये है कि स्मॉलर इन द पेरिफेरी, छोटे प्लैनेट्स इस साइड उस साइड, बीच वाले प्लैनेट्स थोड़ा बड़े। तो ये कैसे बन गए? ये अरेंजमेंट तो एक्सप्लेन करो। तो तीन चीजों में फंस रहा है जाके। कौन सी चीज? नंबर 1 इज कि कॉमेट इतना छोटा है कि इतना बड़ा धमाका नहीं कर सकता। सेकंड ये कि मोमेंटम प्लैनेट ज्यादा है एज कंपेयर्ड टू सन। और तीसरी बात है अरेंजमेंट ऑफ प्लैनेट्स। और ये भी तो बात है, अगर आप देखोगे ना, इनको बोलते हैं इनर प्लैनेट्स, इनको बोलते हैं आउटर प्लैनेट्स। इनकी डेंसिटी हाई होती है एज कंपेयर्ड टू दोस। मतलब अगर आप पूरे जुपिटर को लोगे ना, ये बहुत बड़ा है, लेकिन अगर आप उसका वेट लोगे और मरकरी का वेट लोगे वो तब बराबर होगा, क्योंकि मरकरी जो है आपने ये आयरन का बना है और जो आपका जुपिटर है ये कॉटन का बना है। तो डेंसिटी किसकी ज्यादा है? मरकरी। इसलिए मरकरी का वजन और जुपिटर का वजन बराबर ही हो, ठीक है ना? तो ये चीज को भी एक्सप्लेन। सर ऐसा कह सकते हैं कि एक्सप्लेनेशन ऑफ कोई फोर्स भी नहीं है इसमें कि which led to the collision of नहीं, वो तो है ना ग्रेविटेशनल फोर्स। सन का जो ग्रेविटी है ना वो खींचती है ना, कि कमेट जब बाहर से आता है तो ये कमेट एक सिंपल बड़ी ऐसे घूम रही है यूनिवर्स में, सन के पास आ गई, सन इसको अपनी ओर खींच लिया, तो ये फटाक से कोलाइड कर गया आपके सन के साथ। सर क्या हम ये बोल सकते हैं कि जो ये सारे बॉडीज बनी है, जो सारी की प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, अगर ये एक ही हाँ बिल्कुल बनी है तो प्रॉपर्टीज कैसे डिफरेंट है ना? और भी चीजें आती हैं। अगर ये घूमने लगे तो सारी एक ही डायरेक्शन में घूमनी चाहिए, जो यूरेनस और सैटर्न का काउंटर रेवोल्यूशन है। अगर ये ऐसे ना नहीं, अगर ये क्लॉकवाइज घूमते हैं ना, ये जो है ना ये क्लॉकवाइज घूमते हैं, ये वाले तो काउंटर रेवोल्यूशन। तो आपके पास आप बहुत सारे कैपेसिटीज है। ये चीज आपने सीखी ना, सवाल उठाना। जो भी मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा, सवाल मैंने आपको सिखाई कि कौन से उठाने। एंगुलर मोमेंटम का इशू, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ प्लैनेट्स, डेंसिटी ऑफ प्लैनेट्स, ठीक है ना, काउंटर रेवोल्यूशन, ठीक है, स्मॉलर प्लैनेट्स इन द पेरिफेरी एंड लार्जर प्लैनेट्स इन द मिडल, ठीक है। तो मतलब लास्ट में जॉर्ज डी मॉर्गन साहब जो है कोई लॉ नहीं बन पाया, ये कोई यूनिवर्सल जनरलाइजेशन नहीं मामूल है कि दिस इज द ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। चलते आप आगे कांत को जानते हो, इमैनुअल कांत फिलोसोफर था, ठीक है, और साइंटिस्ट भी था, एस्ट्रोनॉमर बोलते हैं, फिजिसिस्ट बोलते हैं, ठीक है ना, जो ये सारी थ्योरीज देते हैं। सो कांट थ्योरी ऑफ गैसियस मास, सेकंड थ्योरी। गैसियस मास, कांट थ्योरी ऑफ गैसियस मास, दिस इज द सेकंड थ्योरी, ठीक है। तो ये क्या बोलता है, देखो क्या बोलता है कि जब बिग बैंग हो गया था, इसकी कहानी थोड़ी डिफरेंट है। बिग बैंग हो गया था तो बहुत सारी हिमालयस बॉडी बनी थी, ठीक है। तो ये घूम रही थी यूनिवर्स। तो ये जो इसको बोलता है प्राइमोर्डियल मैटर, क्या बोलता है? प्राइमोर्डियल मैटर पुराना मैटर, प्राइमोर्डियल मींस प्रिमिटिव। जो प्रिमिटिव मैटर था हमारे यूनिवर्स में घूम रहा था, ये प्राइमोर्डियल मैटर जो है आपस में अट्रैक्ट होने लगा, यानी ये इसकी ओर आने लगा, ये इसकी ओर आने लगा, ठीक है, ऐसे आपस में कोलाइड करने लगा, ठीक है। ये प्राइमोर्डियल मैटर आपस में कोलाइड होने, जब ये कोलाइड हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी, ये ना एंगल पे घूम रहा है, ये देखो, ये यहाँ भी इसको कोलिजन कर रहा है, यहाँ भी कर रहा है, यहाँ भी कर रहा है। आपस में मतलब आप मान लीजिए बच्चे जो है कमरे में रखे हुए हैं तो एक दूसरे को मार रहे हैं। बच्चे खेलते हैं ना, एक जगह तो बैठ नहीं सकते। तो इसी तरह जो प्राइमोर्डियल मैटर था आपस में इंटरैक्ट करने लगा, ठीक है। जब इंटरैक्शन हो गई तो उसकी वजह से वहाँ पे हीट प्रोडक्शन, बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो गई,
और उसकी वजह से जो प्राइमोडियल प्राइमोडियल मैटर है इट गॉट कन्वर्टेड इनटू गैसियस मास। क्या बन क्या गया? बन गया? एक गैसेस का एक मास बन गया। इसलिए नाम क्या नाम है? क्या है? तो कैसे कैसे बनेगी बनेगी गैसियस गैसियस मास? कोलिजन? किसका किसका कोलिजन? कोलिजन? प्राइमोडियल मैटर अप्लाइड करने लगा, हीट प्रोड्यूस हो गई, ठीक है? ठीक है? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशन को एक दूसरे को खींचने लगे, कोलिजन हो गया। तो ये जो मटेरियल है ये कन्वर्ट हो गया टू गैसियस। इस गैसियस मास को नेबुला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेबुला इज एक्चुअली गैसियस मास प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। ठीक है? तो गैसियस मास बन गया। ये जो गैसियस मास है, चूंकि अब इसकी हीट हाई है, तो ये स्टैटिक नहीं, ये घूम रहा, ये घूम रहा। तो बिकॉज ऑफ दैट रोटेशन इसका जो यहाँ पे एक फोर्स प्रोड्यूस हो गया, उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जानते हो व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? सेंट्रीफ्यूगल हो गया टुवर्ड्स द सेंटर, सेंट्रीफ्यूगल हो गया अवे फ्रॉम। तो ये जो इतना ज्यादा घूमने लगा कि इसका जो मटेरियल है वो बाहर निकलने लगा इन द फॉर्म ऑफ रिंग्स। मतलब ये आपस में घूमने लगा ना, ये जब घूम रहा था तो यहाँ पे कौन सा फोर्स प्रोड्यूस हुआ? सेंट्रीफ्यूगल। अवे फ्रॉम सेंटर, बाहर की ओर लगता है, बाहर की ओर ये मास निकलने लगा इन द फॉर्म ऑफ रिंग्स, इन द फॉर्म ऑफ। और यही रिंग्स लास्ट में कंडेंस हो गए और इन्हीं रिंग्स से बने आपके प्लेन्स। This is the Kant's theory of gaseous कि there was a primordial matter, the matter interacted with one another, ठीक है? Then large amounts of heat was produced. This material got transformed into gaseous mass, and then centrifugal force got produced into gaseous mass, and it started throwing out concentric rings. Concentric जानते हो ना? जिनका एक ही सेंटर होता है। ये कोई पॉइंट है, ये इस सर्कल का भी रेडियस है, इस सर्कल का भी रेडियस है, इस सर्कल का भी रेडियस है। वही बोल रहा है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जब आ गया तो बाहर की ओर इसकी मटेरियल रिंग्स निकलने लगी। वो रिंग्स कंसेंट्रिक रिंग्स थी, ठीक है ना? वही रिंग्स लास्ट में आपस में सारा मटेरियल एक ही जगह जमा हो गया और इसने बना दिया एक प्लेनेट। तो इस तरह बने हमारे प्लैनेट्स। दैट मींस क्या मतलब इस चीज का कि जब प्लैनेट्स बने, इसका मतलब है हमारे इसी टाइम करो क्रिटिसिज्म। Movement of this primordial matter, तो ये कैसे मूव हुआ? तो इनकी इक्वेशन है ना कि इतना ज्यादा फोर्स कहां से आ गया कि ये प्राइमोडियल मैटर जो है आपस में कोलाइड हो गया। ये एंगुलर वेलोसिटी आगे तो छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, पूरी सन था इतनी बड़ी बॉडी है तो चीजों को अपनी ओर खींच रही है। तो एंगुलर वेलोसिटी यानी जो इनका मूवमेंट था ना प्राइमोडियल मैटर का, प्राइमोडियल मैटर ये आपस में इंटरैक्शन ना इतना फोर्स कहां से आ गया, ये इतने जोर से कोलाइड हो गए कि वहां पे ये सारा मटेरियल जो है एक नेबुला यानी गैसियस मास में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना? और बाकी के जो आपके अब ये भी सुन लो कि जब यहाँ पे कंसेंट्रिक रिंग्स निकले तो जो बाकी मटेरियल बच गया वो सन बन गया। क्या बना? ठीक है ना? तो बाकी चीजें जो है वो आपका सन बन गया कि जब ये रिंग्स यहाँ से निकली, ठीक है? तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये जो सन और ये प्लैनेट्स एक ही मटेरियल से बने, एक ही गैसियस मास से बने हैं। तो एंगुलर मोमेंटम इससे पैदा हो गया, ठीक है ना? प्रॉपर्टी, ठीक है ना? सो दीस आर सर्टेन क्रिटिसिज्म। तो क्या क्वेश्चन करोगे आप इस चीज का? नंबर 1 आपने किया कि इतना ग्रेविटेशनल फोर्स कहां से आया? तो फर्स्ट क्रिटिसिज्म ऑन ग्रेविटेशनल फोर्स आप लिख सकते हो, तो लिख लो। और इसमें जो एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है ना? एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी का कांसेप्ट आपको समझ आ गया कि ये जो पार्टिकल्स है ना प्राइमोडियल मैटर, इन सब का जो डायरेक्शन है ना वो एक ही जैसी होगी।
मतलब ये यूनिवर्स में किसी चीज के इर्द गिर्द घूमेंगे, तो इन्होंने वो घूमना बंद क्यों कर दिया और आपस में इंटरैक्ट करना शुरू कर दिया। आपको समझ आ रही है बात? जैसे मैंने बोला था कि जो भी चीज है वो मिल्की वे यानी गैलेक्सी के इर्द गिर्द घूमती है, तो प्राइमोर्डियल मैटर था, इसको भी किसी चीज के इर्द गिर्द घूमना था, ठीक है। तो इन्होंने वो घूमना बंद क्यों कर दिया और आपस में इंटरैक्ट करना स्टार्ट कर दिया, उसको बोलते हैं इशू ऑफ एंगुलर। ये एंगुलर वेलोसिटी कहां से आई? जिनको समझ नहीं आ रहा है वो पूछ दो एक बार, ठीक है। सो इशू ऑफ ग्रेविटेशनल पुल की इतना स्ट्रांग ग्रेविटेशनल पुल कहां से लाए कि वहां पे इतने सारे कोलिजन्स हो गए, और एंगुलर वेलोसिटी इनको तो एक ही डायरेक्शन में सब कुछ चलना था, ये क्यों आपको डायरेक्शन छोड़ के एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, है ना। सो ग्रेविटेशनल पुल और एंगुलर वेलोसिटी का मसला है। फिर एंगुलर मोमेंटम का मसला फिर से आएगा, वो तो मैंने पहले बता दिया। फिर अरेंजमेंट ऑफ प्लैनेट्स का आएगा, ठीक है ना। फिर कंपोजिशन ऑफ प्लैनेट्स के बारे में क्वेश्चन आएगा, तो ये सारी चीजें जो है ये एक्सप्लेन, ठीक है। तो कितनी थ्योरीज होगी? तीसरी जो आती है उसको बोलते हैं नेबुलर थ्योरी ऑफ लैप्लेस। नेबुलर थ्योरी ऑफ लैप्लेस। उसके और कांच के बीच में फर्क इतनी है कि वो जो पार्टिकल्स आपस में थे ना, जिन्होंने कोलाइड किया था प्राइमोर्डियल मैटर में, उसी पे तो फंस गया था पहले ही कांच की ग्रेविटेशनल पुल कहां से आया और एंगुलर वेलोसिटी कहां से आया, है ना। उस पे तो आपने क्रिटिसाइज किया था, तो वो स्टेप ये छोड़ देता है। ये बोलता है डायरेक्टली एयर वाला, ठीक है ना, कि पहले भी तो ऐसा ही था कि एक नेबुला था, गैसियस मास था, वो गैसियस मास आपस में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद वो इतने छोटे पॉइंट पे पहुंचा जहां पे उसकी डेंसिटी इंफिनिटी है। फिर उस सेलेशियल बॉडी में जिसकी डेंसिटी इंफिनिटी थी उसमें धमाका हो गया, वही तो बिग बैंग था। मैं फिर से रिपीट करता हूं कि एक्चुअली यूनिवर्स जो था वो बोलते हैं कि एक गैसियस मास था, ये गैसियस मास आपस में कोलाइड हो गए, कोलैप्स हो गया, एक दूसरे के अंदर इतना समेट गया, इतना कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि एक सिंगुलैरिटी, एक छोटी बॉडी बन गई। उस बॉडी की डेंसिटी इतनी बढ़ गई कि और ज्यादा डेंसिटी होल्ड नहीं कर सकती है। उसके बाद उसमें एक धमाका होगी, तो बिग बैंग था, ठीक है ना। तो डायरेक्टली ये बोलता है कि उसी तरह एक नेबुला, फिर वो नेबुला आपस में घूमने लगा, तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ गया, तो फिर उसके बाद यहाँ पे रिंग निकली। क्या निकली? उसने क्या बोला? कंसेंट्रिक रिंग। ये बोलता है कि एक ही रिंग निकली, फिर वो रिंग जो है आगे जाके छोटी रिंग्स निकली, ठीक है ना। आपको मैं बता दिया कि व्हाट डिफरेंशिएट्स कांच थ्योरी फ्रॉम नेबुलर थ्योरी ऑफ लैप्लेस। इसके पहला वाला स्टेप था कि प्राइमोर्डियल मैटर आपस में कोलाइड किया, वो स्टेप उसने छोड़ दिया, बोला कि डायरेक्टली देयर वाज नेबुला कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कंडेंस हो गया, घूमने लगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ गया, वहां से एक बहुत बड़ी रिंग निकली, वो रिंग आगे जाके टूट गई तो स्मॉलर रिंग्स, वो रिंग्स कंडेंस हो गई, उनसे हमारे प्लैनेट्स, ठीक है। तो क्रिटिसिज्म क्या होगा इस चीज का? ठीक है ना। बताया जाता है कि ये जो नेबुला है, देखिए जो रिंग्स बन गई ना, ये बड़ी रिंग निकली, वो बड़ी छोटी रिंग्स में टूट गई, जो बाकी यहाँ पे मटेरियल था वो आपका फंस गया ना, एंगुलर मोमेंटम सारी एक ही मटेरियल से बनी, है ना। सारा एक ही मटेरियल से बना है, तो एंगुलर मोमेंटम क्यों डिफरेंट? एक तो ये चीज है, सेकंड इसमें जो है कि इतनी बड़ी रिंग निकलने के लिए ये जो नेबुला है इसको कॉन्ट्रैक्ट होना था, मतलब तब जाके ये हो सकता है कि इतनी बड़ी रिंग यहाँ से निकलेगी। ये जो नेबुला है इसको इतना कॉन्ट्रैक्ट होना है कि टू द साइज ऑफ मरकरी, लेकिन ये बोलता है कि वो बचा मटेरियल है, वो सन है, ठीक है। तो सन का साइज देखो, मरकरी का साइज देखो, तो इसका मतलब है ये इसका क्रिटिसिज्म। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, नंबर 1 इसने बोला कि इससे आगे बड़ी रिंग निकली, ये जो रिंग निकलने के लिए इस नेबुला को टू द साइज ऑफ मरकरी कॉन्ट्रैक्ट होना था, जबकि आज हम देखते हैं सन तो इतनी बड़ी सेलेस्टियल बॉडी है, वो तो मरकरी की छोटी है नहीं। सो ये भी इसका क्रिटिसिज्म, ठीक है।
ठीक है, फिर बाकी मटेरियल के इशू पे, फिर अरेंजमेंट ऑफ प्लैनेट्स के इशू पे, डेंसिटी ऑफ द प्लैनेट्स के इशू पे, वो सारी चीजें एक्सप्लेन। सो अगेन इट वाज नेबुलर थ्योरी ऑफ, सो इट वाज नॉट अ लॉ, कोई फाइनलिटी। ये तीन थ्योरी का समझ आ गई? किसी को कोई डाउट है? हाँ, आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो आज चीज आपको समझ नहीं है ना, ये आपको आगे जब आप स्पेस पढ़ोगे साइकोलॉजी तो वहां पे आपको बताएगा। देन कम्स चैम्बरलेन मोल्टन्स प्लैनेटेसिमल थ्योरी। मैंने पहले बता दिया था, आपको दिल में ना तब तक नाम है, आपको बस एक चीज समझनी है ना। देखिए आप क्वेश्चन उठा रहे हो, आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, इतने बड़े साइंटिस्ट, जब मैं आपको समझा रहा हूं तो मैं बोल रहा हूं क्रिटिसिज्म बता, तो आप कोशिश कर रहे हो क्रिटिसाइज करने को इतने बड़े साइंटिस्ट को, ठीक है, तो मतलब आपका जो एप्टीट्यूड लेवल है वो बढ़ रहा है, एनालिटिकल लेवल बढ़ रहा है। सो जो भी चीज आप आगे पढ़ोगे इस तरह सोचने की कोशिश करते हो, ठीक है ना, ऐसे ये क्या बात है, हवा में बात है, ठीक है। सो चैम्बरलेन मोल्टन्स प्लैनेटेसिमल थ्योरी, चैम्बरलेन मोल्टन की थ्योरी उसको बोलते हैं प्लैनेटेसिमल, मतलब छोटा प्लैनेट, प्लैनेटेसिमल थ्योरी, ठीक है। कौन सी थ्योरी है चैम्बरलेन मोल्टन साहब की? प्लैनेटेसिमल थ्योरी, ठीक है। ये बोलता था कि सन पहले ही था, सन मतलब सन बन गया। वो जो उससे पहले थे वो सन और ना, उसने ये जो आपकी कांट और लैप्लेस उन्होंने साथ में ही बनाया था सन और किसको, जो पहला था उसने बोला पहले सन था फिर कमेट आ गया, ठीक है ना। तो ये चीज आपको देखने कौन क्या बोल रहा है कि वो सन ऑलरेडी देयर या साथ में अर्थ और सन बने हुए हैं, ठीक है ना। ये चीज आप डिफरेंशिएट यहां से कर सकते हो। तो ही सन वाज देयर, ठीक है। तो सन जो होता है ना, सन का जो बाहर रीजन होता है ना, इसको बोलते हैं कोरोना, क्या बोलते हैं, इसी से नाम आया था कोरोना वायरस का। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, यहां से सन जो है सोलर फ्लेयर्स निकलते हैं, सन अपना मटेरियल इजेक्ट करता रहता है, ठीक है। तो ये क्या बोलता है कि सन था, सन बड़ा हॉट होता है, तो सन के पास एक नेबुला आ गया, सन के आसपास एक नेबुला आपने बताया एक गैसियस क्लाउड होता है, गैस की एक बॉडी होती है, क्लाउड जैसा होता है, हाइड्रोजन के लिए मोस्टली होता है। तो ये नेबुला किसके आसपास आ गया? इस नेबुला ने इस सन से मटेरियल खींच लिया। सो दिस नेबुला स्टार्टेड अट्रैक्टिंग मटेरियल आउट ऑफ सन। तो बाहर से अगर आप सन को देखोगे ये मोल्टन स्टेट में होता है, ठीक है ना। बाहर से जो सोलर फ्लेयर्स निकलते हैं, आप मान लीजिए चिंगारियां होती रहती हैं, तो मटेरियल बाहर आता रहता है। तो ये नेबुला सन के पास आ गया और इसने सन से क्या खींचना स्टार्ट किया, मटेरियल। वो मटेरियल बाहर आया, फिर उसके बाद सन से दूर जाने के बाद ऐसे दोबारा कंडेंस हो गया और एक प्लैनेट बन गया। फिर इसने दोबारा खींच दिया, दूसरा प्लैनेट बन गया। फिर इसने तीसरी बार खींच दिया, फिर प्लैनेट, ठीक है। ये आपको समझ आ गया? तो ये जो यहाँ से मटेरियल खींच रहा है, जैसे ये प्लैनेट बना था, ऐसे पार्टिकल्स आए सन से बाहर। तो ये पार्टिकल्स जब कोलाइड हो गए, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हो गए, उनसे बना प्लैनेट। तो अगर ये प्लैनेट है तो इन पार्टिकल्स को क्या बोलेंगे हम? प्लैनेटेसिमल। यानी जब ये नेबुला सन से मटेरियल खींच रहा था, तो असल में छोटे-छोटे प्लैनेट्स खींच रहा था, जो आपस में जुड़ने के बाद एक बड़ा प्लैनेट बन गया। तो एक्चुअली इट वाज अट्रैक्टिंग, इट वाज पुलिंग प्लैनेटेसिमल। समझ आई बात? समझ आई बात? सन है, सन का बाहर वाला रीजन जो होता है वहां पे सन एक्सुड करता रहता है अपने मटेरियल। तो इसके आसपास एक नेबुला आ गया, उस नेबुला ने इस मटेरियल को और खींचना स्टार्ट किया। सो ये मटेरियल बाहर आया इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल प्लैनेट्स, को बोलते हैं प्लैनेटेसिमल, जो आगे जाके कंडेंस हो गए लार्ज प्लैनेट्स। दैट इज द थ्योरी ऑफ चैम्बरलेन मोल्टन प्लैनेटेसिमल थ्योरी। फंस गया मटेरियल सन से बाहर आ रहा है, तो बताओ एंगुलर मोमेंटम डिफरेंट क्यों है? अगर सन का ही मटेरियल है
तो वही एंगुलर मोमेंटम होना चाहिए जब प्लैनेट्स का एंगुलर मोमेंटम हायर होता है एज कंपेयर टू एंगुलर मोमेंटम की बात में फंसेगा और उस चीज में फंसेगा। अगर आपको याद होगा जो कांच की थी कि प्राइमरी मैटर था वो आपस में कोलाइड किया, वहां से गैस बना। ये क्या बोलता है? ये बोलता है प्लैनेट्स आपस में कोलाइड हो गए, फिर बड़ा प्लैनेट बन गया। ये भी तो हो सकता है कि वो गैस बन गया, जैसे कांच ने बोला था। कांच ने बोला था जब मटेरियल आपस में कोलाइड करता है तो वहां क्या बनता है? गैसियस मास बनता है। ये बोलता है जब मटेरियल यहां पे कोलाइड करते हैं तो बड़ा प्लैनेट बनता है। वो बात भी तो सच है, तो फंस गया ना दोबारा। यानी why are colliding these planets got converted to larger planets? Why not gaseous mass? Analytical ability बढ़ रही है आपकी कि सवाल कैसे उठाने, ठीक है ना? ये भी तो क्रिटिसिज्म हो सकता है, ठीक है? तो मतलब ये भी हवा में की बात है। नेक्स्ट अदर थ्योरी, tidal hypothesis of Jean and Jeffrey. Tidal hypothesis of Jean and Jeffrey. Tidal hypothesis of जीन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो क्रिटिसिज्म हो रहा है, ठीक है? क्या नाम है इसका? टाइडल हाइपोथेसिस ऑफ जीन एंड जेफरी। तो हाइपोथेसिस लेवल पे है लेकिन एक बहुत बड़े क्वेश्चन का आंसर करेंगे, ठीक है? ये बोलता है सन जो था ओरिजिनली गैसियस मास, वो तो आज भी गैसियस मास है, हीलियम है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, वहां पे फ्यूजन होता है और इससे ज्यादा एनर्जी, ठीक है? सो इट सेड देयर वाज सन वाज ऑलरेडी देयर, वो सन एक गैसियस मास, ठीक है? गैसियस नाम क्या है? टाइडल हाइपोथेसिस। तो बोलता है सन यहाँ पे चिल मार रहा था, बैठा था बेचारा, इसके आसपास से और एक स्टार गुजर गया। समझ आई बात? सन था गैसियस का बना हुआ है। इस सन के अराउंड, सन के इर्द गिर्द विसिनिटी में एक स्टार और पास हो। तो आपको पता है कि सन कैसा है, बताया ना मैंने, कोरोना है। तो ये सन जो है मटेरियल बाहर एक्सट्रूड करता रहता है, फेंकता रहता है। तो इस स्टार ने इस सन से मटेरियल को खींच लिया, इसको बोलते हैं टाइडल, यानी इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स स्टार्टेड, इट इज ग्रेविटेशनल फोर्स स्टार्टेड डेवलप टाइड्स, खींचने लगा मटेरियल को और इस सन से कुछ मटेरियल खींच गया, ठीक है? इस सन से कुछ मटेरियल यहां पे जो है खींच गया। ये सन का मटेरियल है जो किसने खींचा? दूसरे स्टार, ठीक है? ये मटेरियल जो बाहर आ गया ना, ये आ गया इन द फॉर्म ऑफ ए सिगार। किस शक्ल में था? सिगार जो होता है वो दो साइड्स पे जो होता है वो नैरो होता है, बीच में मोटा होता है। तो इसने जो मटेरियल खींच लिया सन से, इट वाज इन द फॉर्म ऑफ सिगार। फिर आगे जाके ये सिगार जो है ये टूट गया into our 8 planets। आप देखो जितना साइड जाओगे उतना छोटा होता जा रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ से साइज की जो बात थी वो यहाँ पे एक्सप्लेन, जो मटेरियल बाहर आया था इन द फॉर्म ऑफ सिगार आया, फिर वो मटेरियल, वो सिगार शेप्ड मटेरियल टूट गया और उन्हीं से हमारे प्लैनेट्स बने, ठीक है? ये समझ आ गया आपको ये बात? तो हमारा एक क्वेश्चन के आंसर दे रहा है, ये फर्स्ट है क्रिटिसिज्म बोला, हां? एंगुलर मोमेंटम,
क्योंकि सन से ही तो मटेरियल बाहर आ रहा है, जो सन की तरह है। फिर सन की तरह होगा उसका एंगुलर मोमेंटम सन जैसा ही होगा, ठीक है। तो ये क्रिटिसिज्म अभी भी वैलिड है, अभी इस क्रिटिसिज्म में आंसर नहीं मिला है। वो जो होता है अरेंजमेंट ऑफ प्लैनेट्स छोटे बड़े क्यों है, उस चीज का आंसर है, ठीक है। और भी एक इसका क्रिटिसिज्म है कि जो यूनिवर्स है ये इतना बड़ा है कि ये स्टार्स इतने क्लोज पास नहीं हो सकते, ठीक है ना। एक स्टार के क्लोज दूसरा स्टार इतना क्लोज नहीं आ सकता कि ग्रेविटेशन पुल करके वहां पे टाइडल फोर्स जनरेट करके उससे मटेरियल बना। ऐसी हमें आजकल एविडेंसेस नहीं, वी डोंट हैव सच एविडेंस, ठीक है ना। क्योंकि यूनिवर्स इतना बड़ा है कि ये स्टार इतना क्लोज नहीं है, ठीक है ना। सो दो चीजें हैं, एंगुलर मोमेंटम और डिस्टेंस बिटवीन दीस, ठीक है। और जो मटेरियल बाहर सन से निकलता है इसका टेम्परेचर इतना होता है कि वो प्लैनेट्स नहीं बन सकता। देखिए जब सन अर्थ ये सारे आपके गोले थे, लेकिन अर्थ धीरे धीरे करके कूल हो गई, ऊपर क्रस्ट बन चुका है, तो सन में अभी क्रस्ट नहीं बना। तो अगर ये मटेरियल सन से ही निकलता तो अभी तक ये कूल नहीं होता, जबकि अर्थ और बाकी प्लैनेट्स को कोल्ड स्टेट में देखो। आपको समझ आ गई कि कौन एंगुलर मोमेंटम का इशू। नंबर 2 डिस्टेंस बिटवीन टू स्टार, वो इतनी कम नहीं हो सकती कि एक दूसरे पे ये ग्रेविटेशन पुल एक्सर्ट करे। और तीसरी बात क्या बोली मैंने कि मटेरियल का जो टेम्परेचर है तो कूल हो गया होता ना, अगर वहीं से निकला तो सन भी कूल हो गया होता। तो मटेरियल जो है जो टेम्परेचर इसका सन का है वही तो मटेरियल का होगा। ये बोलते हैं मटेरियल आगे जाके टूट गया, इससे वो बन गया प्लैनेट्स, लेकिन ये मटेरियल उतना गर्म है और सन से निकला हुआ है कि अभी तक ये कूल नहीं हुआ, सन अभी तक भी कूल नहीं हुआ, ठीक है। सो these are certain valid criticisms against tidal effects of green and लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें हमें आंसर, ठीक है। अब जो मैं थ्योरी बताने जा रहा हूं वो रेवोल्यूशनरी थी। बहुत सारे क्वेश्चन में आंसर, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम के इशू को और मटेरियल कंपोजिशन दोनों को एड्रेस करता है। इसको बोलते हैं इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस ऑफ ओटो श्मिट। इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस of Otto Schmidt, SCHIMIST, ऐसा DT। समझ आई बात? क्या नाम है इसका? इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस ऑफ ओटो श्मिट, ठीक है। इंटरस्टेलर किसको बोलते हैं? स्टेलर मतलब स्टार, है ना। तो इन बिटवीन द स्टार्स इज द रीजन कॉल्ड इंटर। ये हमारा सन है, ये कोई और स्टार है, हमें क्या लेना देना है, इतना दूर है। अभी तो क्रिटिसिज्म हो गया था ना उसको कि दूर होते हैं कि वो ग्रेविटेशनल एक्सर्ट नहीं करते, लेकिन स्टार्स के बीच में जो स्पेस होती है उसको बोलते हैं इंटर। इस इंटरस्टेलर स्पेस में क्या था? डस्ट थी, ठीक है ना। इस इंटरस्टेलर स्पेस में डस्ट है, ठीक है। तो आप मान लीजिए इसके इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम ब्रेक कर देते हैं, तो ये वाली डस्ट को अट्रैक्ट करेगा वो वाला स्टार, इस साइड वाली डस्ट को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि सन में इसकी क्षमता है, इतना बड़ा है कि इसका ग्रेविटेशनल फोर्स इतना स्ट्रांग है कि खींच सकता है, ठीक है। तो मैंने ये नहीं बोला कि यहाँ का भी इधर आ जाए, उस तरफ सन है वो खींच ले, तो हमारे हिस्से का जो है हम इधर लाया। फिर यही डस्ट जो है आपस में कोलाइड में कोलस मतलब जुड़ जाना, कोलस, ठीक है। कोलस जुड़ गई और इससे बने सर हमारे प्लैनेट। ये स्टार था, ये वाला, ये हम सन है, ये सन भी एक स्टार, सन भी एक स्टार, वो दूसरा स्टार, मतलब इसको स्पेसिफाई सन किया। हाँ ये सन है।
ठीक है। इस सन ने इस डस्ट को इंटरसेक्टोरल स्पेस में जो डस्ट है, इस डस्ट को अपनी ओर खींचा और ये डस्ट आपस में जुड़ गई तो यहाँ से प्लैनेट्स बने। जो बाकी बची कुची डस्ट है उससे बन गए बाकी छोटे मोटे प्लैनेट्स या सैटेलाइट्स या कॉमेट्स या एस्टेरॉइड्स। ठीक है ना, ये सारे नाम मैं आपको बताऊंगा। इंटरसेटेलर डस्ट हाइपोथेसिस बोलता है कि सन जो है इसने इस डस्ट को अपनी ओर खींचा, आते आते ये डस्ट आपस में जुड़ गई, इस डस्ट से बने आपके प्लैनेट्स। ठीक है, और जो बाकी बचा कुचा मटेरियल था उससे बने आपके सब प्लैनेट्स, आपके सैटेलाइट्स, आपके मून्स, आपके एस्टेरॉइड्स, आपके कॉमेट्स वगैरह। ठीक है, अब देखो सिग्निफिकेंस क्या है। डस्ट अलग, सन अलग, इसका मटेरियल अलग, इसका मटेरियल यानी नो इशू ऑफ एंगुलर मोमेंटम। दोनों अलग अलग मटेरियल से बने हैं, दोनों का एंगुलर मोमेंटम डिफरेंट होगा। तो दिस क्वेश्चन इज नॉट आंसर। समझ आ रही है? अब दूसरा क्वेश्चन, आप आयरन किलिंग्स लॉ, मतलब पाउडर्ड आयरन जो काटते हैं ना, वो ब्लेड जो होती है जिससे आयरन को काटते हैं, वो जो नीचे गिरता है ना उसको, वो पूरा वो ले आओ, उसके साथ सैंड मिलाओ, सैंड, और उसके बाद उसके साथ सॉडस्ट मिलाओ, जो बुरा निकलता है वो आरियम, बैंड साल्ट जो निकलता है ना वो पोस्ट को बोलते हैं। वो तीन चीजें मिलाओ। ठीक है, अपने हाथ में ले लो और ऊपर फेंको ऐसे। मुझे बताओ सबसे पहले नीचे क्या है? आयरन। उसके बाद क्या है? सैंड। उसके ऊपर क्या है? तो यही चीजें बोल रहा है कि जब सन इनको खींच रहा था तो सबसे आगे कौन, सबसे पहले कौन खींच जाता था? मतलब वो चीजें जिसकी डेंसिटी ज्यादा है, उसके बाद वो जिसकी डेंसिटी उससे कम, उसके बाद वो जिसकी डेंसिटी कम है। वही तो हमारी चीज को एक्सप्लेन कर रहा है कंपोजिशन को। व्हाई मर्क्यूरी मोर डेंस एज कंपेयर्ड टू जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। हो गया? यस सर। लेकिन अरेंजमेंट ऑफ प्लैनेट्स, नो आंसर। व्हाट अबाउट काउंटर रेवोल्यूशन, नो आंसर। ठीक है, इस तरह होती है रिसर्च, इस तरह होती है स्टडी। आप घर बैठे बैठे न्यूज़ पढ़ते हो, आपको लगता है कि ऐसी हवा बनी है, आज नोबेल प्राइज इसमें लिया है, इसमें लिया है। इतने ज्यादा क्वेश्चंस पूछ के, ठीक है ना, उनका आंसर ढूंढ के बनती है सारी। ठीक है, इसके बाद और एक थ्योरी आती है। ठीक है, सबसे बढ़िया तो यही थ्योरी, क्योंकि ये दो क्वेश्चंस को, बहुत बड़े क्वेश्चंस को आंसर करती है। वन इज इशू ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड अनदर वाज द इशू ऑफ कंपोजिशन, डेंसिटी ऑफ द मटेरियल। ठीक है, और एक थ्योरी आती है बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस। बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस, ये दी है हॉयल और लिटिल, हॉयल एंड लिटिल। इसमें उतना दम नहीं इस थ्योरी में, मतलब ये भी हमारे मेन क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाता। बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस ऑफ रसल एंड लिटिल, सॉरी रसल एंड लिटिल। रसल एंड बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस। ये क्या बोलती है? हमारा सन था पहले ही, इस सन के साथ इसको और एक कंपेनियन सन था, कंपेनियन स्टार, उसके साथ हमेशा रहता था। ऐसा बोलता है। इट हैज अ कंपेनियन स्टार, देन कम्स द थर्ड स्टार, वो यहां से पास होता है। ये बोलता है कि हमारा सन अकेला नहीं था, उसके साथ और एक स्टार था, उसको कंपेनियन स्टार। दिस आवर सन, दिस इज कंपेनियन स्टार एंड द थर्ड स्टार हैज टू पास बाय द। ठीक है, तो ये सन, ये स्टार यहां से आया, ये स्टार को खींचने की कोशिश करता है। सन कहां छोड़ेगा? तो सन कंपेनियन है, सन भी खींचने की कोशिश कर रहा था, टकरा और हो गया। तो ये जो आपका सन है, जो स्टार है, ये टूट गया।
क्या टूट गए? स्मॉलर प्लैनेट्स। यहाँ से बने हमारे, इसीलिए इसको बोलते हैं बाइनरी स्टार। बाइनरी मतलब 2 स्टार पहले ही थे, उसके बीच में आ गया तीसरा स्टार, वो खींचने लगा एक स्टार। सन ने बोला इसको मैं जाने नहीं दूंगा, इसने बोला अगर तेरा नहीं होगा तो मेरा भी नहीं होगा। ठीक है, फिर इसके बाद इसकी डिसइंटीग्रेशन हो जाती है, इसके मटेरियल से बनते हैं हमारे। तो फिर से फंस गए, किस चीज से फंस गए? एंगुलर मोमेंटम के इशू में नहीं फंसे। ठीक है, फंस भी सकता है, नहीं भी फंस सकता है। अगर ये स्टार सन को रिवॉल्व कर रहा है फिर नहीं फंसेगा। अगर ये भी उसी डायरेक्शन में है और ये भी उसी डायरेक्शन में है फिर फंसेगा। यू गॉट दिस पॉइंट? हाँ, कंपेनियन स्टार है ना, तीसरा स्टार आ गया, उसने इस स्टार को ऐसे खींचा ना, दोनों ने इसको, तो इस तरह डिसइंटीग्रेट होकर छोटे-छोटे प्लैनेट्स बन गए। तो आप मुझे बताओ इसका क्रिटिसिज्म क्या होगा? क्रिटिसिज्म ये है कि ये जो कंपोजिशन का मसला है, नहीं कंपोजिशन की क्वेश्चन का आंसर करेगा, डिफरेंट कंपोजिशन हो सकती है इसकी, लेकिन क्वेश्चन ये है कि अगर ये सन को रिवॉल्व कर रहा था तो फिर एंगुलर मोमेंटम का इशू नहीं। अगर नहीं कर रहा था रिवॉल्व, सेम डायरेक्शन जा रहा था, इशू ऑफ, ठीक है ना। तो ये भी एक चीज जिसको बोलते हैं बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस। ठीक है, नाउ वी हैव द लास्ट केस। It's called Nova hypothesis of oil and agriculture. Nova hypothesis of oil and literature. Nova hypothesis. Nova आप जानते हैं? नोवा, सुपरनोवा। देखिए जब स्टार की डेथ होती है ना, स्टार की डेथ होती है वो एक फटाक से नहीं होती है, उसमें डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। पहले जब स्टार होता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है नोवा, बहुत ज्यादा हीट रेडिएट करना स्टार्ट करता है, मतलब वो अब उसका एंड डेथ होने वाली है स्टार। फिर उसके बाद सुपरनोवा बनता है, फिर उसके बाद न्यूट्रॉन स्टार बनता है, फिर अल्टीमेटली ब्लैक होल गायब होगा। ठीक है ना। तो ये क्या बोलता है? नोवा हाइपोथेसिस बोलता है कि यार सन, हमारा सन जो है आज, और इस सन के साथ और स्टार था, जैसे और था बाइनरी स्टार, कंपेनियन स्टार, वो स्टार की डेथ हो गई, यानी वो स्टार नोवा बन गया। क्या बन गया? तो वो स्टार जो है दैट गॉट कन्वर्टेड इनटू नोवा, मतलब इसमें जो है डेथ हो गई। डेथ हो गई तो जो मटेरियल यहां से निकला वही मटेरियल सन के उसको जाने नहीं दिया। बोला आप मेरे साथ ही रहो, तो ग्रेविटेशन को वो सन के अराउंड घूमने लगा बर्मा प्लैनेट्स। लेकिन फिर से जो अलाइनमेंट है, काउंटर रेवोल्यूशन है, उन चीजों को आंसर नहीं कर पाता। हाँ, अलग अलग मटेरियल से बने हैं, एंगुलर मोमेंटम का इशू सॉल्व हो सकता है, ठीक है, लेकिन वो अरेंजमेंट, वो कंपोजिशन, वो वाले क्वेश्चन को यहाँ से आंसर नहीं मिलता है। सो दिस इज हाउ साइंस डेवलप्स, दिस इज हाउ साइंस जो है प्रोग्रेस करता है कि एक बात आज पता चली, दूसरी बात कल को पता चली। तो अगर आप देखोगे जो सारी थ्योरीज, थीसिस, हाइपोथेसिस हमने डिस्कस की है 100% कोई सही, बट दे आंसर डिफरेंट क्वेश्चन। हर कोई अपना अलग अलग व्यू लेके आया, अलग अलग क्वेश्चन को आंसर करता है। तो हम इस कंक्लूजन तक पहुंच सकते हैं या पहुंचे हैं कि असल में जो अर्थ का ओरिजिन है ये थ्योरीज पढ़ने के बाद, it is actually earth is formed या earth was formed because of, you can say, a process leading to star formation। यानी जब हमारा सन बना था, उस सन के साथ सन फैमिली बनी थी, उस फैमिली का एक मेंबर हमारी, दिस इज व्हाट वी कैन कंक्लूड। ये हम आज में बोल सकते हैं। इतनी सारी थ्योरीज पढ़ के उनकी सिग्निफिकेंस देख के उनकी क्रिटिकल इवैल्यूएशन करते। सो देयर इज नो वन थ्योरी जो इस क्वेश्चन को आंसर करे, और इन थ्योरीज में कोई बाइनरी नहीं है। ये जो क्वेश्चन है अभी डेवलप हो रहा है, इसका अभी तक आंसर नहीं मिला, लेकिन कुछ पर्सपेक्टिव मैंने आपके सामने रखा है। गॉट पॉइंट? चीजें समझ आ गई? तो आप लास्ट में ये कह सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ अर्थ इज एन आउटकम ऑफ स्टार फॉर्मेशन। जब हमारा सन बना
तो सन की फैमिली भी बड़ी होगी, तो हम उसी सन की फैमिली को बिलोंग, ठीक है। सो दिस वाज द डिबेट लीडिंग टू ओरिजिन ऑफ, ठीक है। अगर आप में किसी को डाउट है, काइंडली टू आस्क। सर अगर हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारी अर्थ जो सन के साथ ही बनी, हाँ, तो क्वेश्चन उठेगा कि मून कैसे बनी फिर? मैं वही तो बोल रहा हूँ कि जब सन बना था तो सन अकेले नहीं बना था, सोलर सिस्टम बना, ठीक है ना। तो जितने भी थियरी थे, जैसे मैंने आपको बताया था, ऑटो श्मिट जो थी इंटरस्टेलर, कि कुछ पार्टिकल जो है उससे प्लैनेट्स बने, जो बाकी बचा था उससे सब प्लैनेट, सैटेलाइट्स, है ना, वो सारी चीजें बनी। तो हमने ये अल्टीमेट डिसाइड किया हम इसको ऐसे आंसर करेंगे कि असल में ओरिजिन ऑफ अर्थ लाइज इन द स्टार फॉर्मेशन। जब हमारा सन बना था तो सन अकेले नहीं बना था, पूरा सोलर सिस्टम बना था, और उसी दौरान हमारी अर्थ भी बनी है। तो अभी तक हम यही कंक्लूड कर सकते हैं। कोई डाउट है इसमें? हाँ, चीजें समझ आ गई, ओरिजिन समझ आ गया अर्थ का, हाँ, ओरिजिन समझ आ गया। तो नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स एवोल्यूशन। एवोल्यूशन एवोल्यूशन ऑफ, तो मैंने आपको क्या बोला, यूनिवर्स कितना टाइम पहले बना? 13.9 मिलियन, सॉरी नॉट बिलियन। तो ये जो हमारे यूनिवर्स, हमारी अर्थ, ठीक है, हमारा सोलर की एज जो है ना, ये सालों में घंटों में नहीं नापी जाती। उसके लिए अपनी अलग ही स्केल, उसको बोलते हैं जियोलॉजिकल टाइम। तो अगर आपने एवोल्यूशन ऑफ अर्थ समझना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड जियोलॉजिकल टाइम, जियोलॉजिकल टाइम। और ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो है, जैसे हमारे होते हैं ना, एक साल होता है, साल में 12 मंथ्स होते हैं। Then we have almost 4 weeks every month. Then we have 7 days in one week. Then we have 24 hours in one day. Then we have 60 minutes. 24 hours. Then we have 60 minutes in 1 hour. Then we have 60 seconds in 1 minute. ठीक है ना? इस तरह जो हम नापते हैं टाइम को, इसी तरह जो अर्थ की जो या यूनिवर्स या सिलेस्टियल बॉडीज होती है, वो बिलियंस और मिलियंस ईयर्स में। तो उस पे ये वाली चीज फिट नहीं होती, उसकी अपनी ही स्केल है, उस स्केल को बोलते हैं जियोलॉजिकल टाइम। तो उसको हम यूजुअली 4 पैरामीटर्स में देखते हैं। वन इज कॉल्ड इयॉन, अनदर इज कॉल्ड एरा, देन इट इज कॉल्ड पीरियड, एंड देन इट इज कॉल्ड इपॉक। ठीक है ना? तो ये कुछ ऐसी स्केल है जिसमें हम अर्थ की एज को या यूनिवर्स की एज को या सन, स्टार, जो भी सेलेस्टियल बॉडीज है, उनकी एज को मेजर करते हैं इस वाली स्केल में, इयॉन, एरा, पीरियड एंड। तो इयॉन जो है बहुत बड़ा होता है। आप मान लीजिए कुछ 5 बिलियन ईयर्स, सम 5 बिलियन ईयर्स के आसपास जो है उसको हम इयॉन, ठीक है ना? फिर एरा आता है, ठीक है? इयॉन के अंदर एक मतलब 5 बिलियन ईयर्स को हम 2-3 भागों में डिवाइड करते हैं, ठीक है? उसको बोलते हैं एक एरा। तो इयॉन जो है अभी बहुत कम निकले हैं, 1-2 इयॉन्स निकले हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो है वो है एरा। और एरा हमारे पास अभी तक 4 है। वन इज कॉल्ड प्री कैम्ब्रियन, another is called Paleozoic, then it's called Mesozoic, और जो लेटेस्ट है उसको बोलते हैं Cenozoic। ठीक है ना? इसके लिए बाज़ाब्ता स्केल है, टाइम स्केल, उसको बोलते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल। आपकी एनसीईआरटी
ठीक है, वो आप देख लेना 11th की एनसीईआरटी जो है ज्योग्राफी की, वहाँ से आप देख सकते हैं। लेकिन मुझे उसमें बड़ी डिटेल में लिखा है कि बंदर कब आए, फ्रॉग्स कब आए, पहले प्लैनेट्स कब आए। जो आपकी 11th एनसीईआरटी है ना, उसमें पहले लिखा है, आप गूगल सर्च कर सकते हो जियोलॉजिकल टाइम्स एंड एनसीईआरटी, तो आपको मिल जाएगी इसकी। आप देख लो अपने फोन निकालो, फोन पे सर्च कर लो जियोलॉजिकल टाइम्स के लास्ट में लिखे हैं एनसीईआरटी। कुछ तो यूज करो, इनका मतलब बस ऐसे ही स्नैपचैट वगैरह चलाते रहते हो। मिला? तो देखिए पहले इयॉन्स देखिए, आप नीचे देख लो, वहां पे लिखा है बिग बैंग, लिखा है कि नहीं लिखा है? तो बिग बैंग 137 है ना, यानी 137 का मतलब है 13.7। तो देखिए मैंने बोला था 2 बार मैंने 13.9 बिलियन, क्या लिखा है 13.7। तो इसने जो लिखा है समझ आ रही है? क्वेश्चन आएगा वो उसको बना के देगा। देयर आर वेरिएशन, अगर आप खुद सोच करें डिफरेंट सोर्स से आपको डिफरेंट चीजें मिलेंगी। एनसीईआरटी वाली एनसीईआरटी वाली फुल फ्लेज्ड जो आती है, लिख दिया ना एनसी, हाँ यही है, ये हाँ ये जो पहले आई एनसीईआरटी वाली खोल देना, ब्लैक एंड व्हाइट में, कलर नहीं, ठीक है? तो देखा आपने, हाँ यही है। तो आप देख लो यहाँ पे बोल रहा है कि बिग बैंग जो है ये भी एक इयॉन माना जाता है, ठीक है ना? 13.7 बिलियन, ये वाली काउंटिंग जो होती है ना, ये 3 zeros होती है, ये ऐसे 1 100,000 एक जीरो बढ़ा रहा है। इसमें होता है 1 फिर होती है 1000, क्योंकि 1 को 3 जीरो लगाओगे तो 1000 बनेगा, 1000 को 3 जीरो लगाओगे तो मिलियन बनेगा, मिलियन को 3 जीरो लगाओगे तो बिलियन बनेगा। इस तरह आप, ठीक है ना? ये भी समझा रहा हूँ। तो आप देख लो इयॉन हमारे निकले हैं, लेकिन मेन फोकस इरा पे, ठीक है ना? तो इरा आप देखिए प्री कैम्ब्रियन इरा, ये बोलता है कि हमारी अर्थ जो है ये 4.8 बिलियन, इसका मतलब है 4800 मिलियन। समझ आ रही है बात? तो हमारी अर्थ कब बनी थी? 4.8 बिलियन ईयर्स, ठीक है ना? वहां तक तो हमने ओरिजिन पढ़ा, अब हम उससे आगे इंटरेस्टेड हैं कि एवोल्यूशन जब अर्थ बनी थी तो ये भी एक आग का गोला था, बॉल ऑफ फायर। फिर उसके बाद कैसे इवॉल्व हुई, ठीक है ना? वो स्टार्ट होती है आपकी प्री कैम्ब्रियन एरा से, ठीक है? समझ आई बात? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो। मैं बोल रहा हूँ कि जो एनसीईआरटी बोल रहा है वो सच है। मैंने बोला 13.9 इयर्स या 13.7 का इसने लिखा है 13.7 वही सही। 13.7 बिलियन जो होता है वो 13700 मिलियन ईयर्स के बराबर है, वही उस स्केल में, ठीक है ना? बिलियन में या मिलियन में, मैंने आपको ये भी समझाया कि 1 होता है, 1 के बाद यहाँ पे 1000 होता है, 1000 को और 3 जीरो लगा दो मिलियन बनेगा, और इसको और 3 जीरो लगा दो बिलियन बनेगा। तो इस स्केल में भी आप इसको नाप सकते। तो देखिए मुझे पढ़ाना है एवोल्यूशन, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं पहले वाले एरा से, प्री कैम्ब्रियन एरा। तो आप देखिए इसमें क्या लिखा है प्री कैम्ब्रियन एरा में, देखिए सेकंड वाला डिब्बा जो है प्री कैम्ब्रियन एरा 4.8 बिलियन या 4800 मिलियन टू 577 मिलियन, ये वाला पीरियड जो है उसको बोलते हैं, आप लिखिए 4800 मिलियन टू 570 मिलियन। ये जो ईयर्स है आज से इतने साल पहले उसको बोलते हैं प्री कैम्ब्रियन एरा, ठीक है? प्री कैम्ब्रियन एरा से ही हमारी अर्थ जो है वो इवॉल्व होना स्टार्ट हो गई। प्री कैम्ब्रियन एरा से पहले हमारी बनी थी, जो हमने बनी ओरिजिन ऑफ। तो जो मैं अभी आपको कहानी सुना रहा था वो सारी कहानी प्री कैम्ब्रियन एरा से पहले की बात, ठीक है ना? जब स्टार्स बने थे, बिग बैंग हुआ था,
तो यहाँ पे जो है इससे पहले 13.7 बिलियन या 13,000 बिलियन से यहाँ तक जो है हमारा यूनिवर्स बना। फिर 4800 मिलियन से 570 मिलियन का जो पीरियड है इसको बोलते हैं प्री कैम्ब्रियन एरा। इसमें क्या हुआ था अगर आप यहाँ से देखोगे, देखो इस तरह ये लिख रहा है ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स फॉर्म, पहली बार ओशंस बने, कॉन्टिनेंट्स बने, ठीक है। एटमॉस्फेयर वाज रिच, ओशन एंड एटमॉस्फेयर बोथ आर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। देन यूनिसेल्युलर बैक्टीरिया आ गया, ब्लू ग्रीन अलगी, ये ऊपर ऊपर जाना है तो नीचे से पढ़ना है, समझ आ रही है बात, ये नीचे से पढ़ना है। सो यूनिसेल्युलर बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगी, फिर सॉफ्ट बॉडीड एंथ्रोपोड्स, ये वाली सारी चीजें जो है प्री कैम्ब्रियन एरा में हो गई। लेकिन मुझे यहाँ पे ये आपको नहीं दिखाना है कि लाइफ कैसी होगी, मुझे ये आपको दिखाना है कि ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव से कैसे इंपॉर्टेंट है आपका प्री कैम्ब्रियन एरा, ठीक है। आते हैं टॉपिक में वापस, कैम्ब्रियन एरा। तो ये हमारी अर्थ बनी थी कैम्ब्रियन एरा से पहले। ये अर्थ जो हमारी थी ये ऐसी नहीं थी जैसे आज। मैं यहाँ पे 4800 मिलियन ऐसी नहीं जैसी आज है। ये एक आग का गोला थी जो धीरे धीरे कूल डाउन हो रही। जब ये कूल डाउन हो रही थी तो बाहर से इसका क्रस्ट बन रहा था। आप देखो जब आप दूध को उबालते हो फिर दूध गैस बंद करते हो फिर ऊपर मलाई कैसे जमती है। तो इसी तरह अर्थ जो है आपको मोल्टन स्टेट में थी, ऊपर से जो ये कूल होने लगे 4800 मिलियन ईयर्स के बाद इसकी वो ऊपर मलाई जमने, ठीक है, जम गई मलाई। अब मैं आपको एक बॉडी के बारे में बोलता हूँ। वो बॉडी जो है उसको बोलते हैं मीटियर। ये सुना है आपने अभी ना? एक होता है मीटियोराइट, जैसे हमारा होता है एस्टेरॉइड। मीटियोराइट वो होती है वो बॉडी होती है सिलिशियल बॉडी जो सन के इर्द गिर्द ही रिवॉल्व करती है। ये सबसे ज्यादा पाए जाते हैं मार्स और जुपिटर के बीच में, एस्टेरॉइड बेल्ट। बिकॉज ऑफ एनी रीजन अगर ये उस ऑर्बिट से बाहर आ गया तो ये अर्थ की ओर आने लगा। यूं ही ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में आता है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन विद एटमॉस्फेयर आग लग जाती है। सो मीटियोराइट जो है ये कन्वर्ट होता है इनटू मीटियर। कब होता है कन्वर्ट इनटू मीटियर? जब ये हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर में आता है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन विद एटमॉस्फेयर आग लग जाती है, बन गया मीटियर। अगर ये हवा में ही सारा का सारा जल जाए जमीन से कुछ नहीं आएगा। अगर इसमें कुछ बचा कुचा पोर्शन था नीचे आ गया तो वो जमीन पे आता है, उसको बोलते हैं मीटियोराइट। ठीक है, क्या बोलते हैं? तो यही मीटियोराइट्स का एक शॉवर हमारी अर्थ पे आने लगा आफ्टर दिस 4800 मिलियन। क्या हुआ? इसको बोलते हैं मीटियोराइट इम्पैक्ट थ्योरी। क्या बोलते हैं? यानी मीटियोराइट लगे आने लगे हमारे शॉवर करने लगे। मीटियोराइट की इम्पैक्ट मीटियोराइट हमारे अर्थ में आए और ये यहाँ हमारे अर्थ में इन्होंने ऐसे गड्ढे बनाने स्टार्ट किया। हमारी जो थी ना अभी इसकी शेल बाहर वाली जो कवरिंग है अभी कूल ही हो रही है, अंदर से पूरी मोल्टन थी। दूध के ऊपर मलाई जमती थी। तो आप अगर इसमें आप कुछ किशमिश डालोगे तो वो किशमिश जो है वो उस मलाई के अंदर घुस जाएगी। तो इसी तरह ये मीटियोराइट्स हमारी अर्थ के अंदर इस थ्योरी को बोलते हैं मीटियोराइट इम्पैक्ट। ये कहाँ पे हो रहा है? ये अभी प्री कैम्ब्रियन में, ठीक है। तो जो ही इसने गड्ढे कर दिए ना तो यहाँ से जो मोल्टन बाहर आने लगा ऐसे बाहर आने लगा। इसके साथ साथ गैसेस भी एस्केप हो गए। गैसेस बाहर आ गए, वो गैसेस बाहर आ गए, ऊपर गए तो और ज्यादा कूल डाउन हो गए, कंडेंसेशन हो गई और वापस वो गिरे ऑन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन।
यानी अर्थ पे पहली बार बारिश होने लगी। कहानी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये कहानी आपने पकड़ ली तो आपको पूरा खेल समझ आएगा क्या है। अर्थ बनी थी, ओरिजिन हो गया, प्री कैम्ब्रियन एरा में आ गए, एवोल्यूशन पढ़ रहे हैं। अर्थ आग का गोला थी, धीरे धीरे बाहर से कूल डाउन होने लगी, बाहर से क्रस्ट बनना स्टार्ट हो गया। जो भी क्रस्ट बनना स्टार्ट हो गया उनमें से सेलेशियल बॉडीज मेटेओराइट्स शावर आ गया। उसने अर्थ के इस क्रस्ट को तोड़ा, वहां से मटेरियल बाहर आ गया, उसके साथ साथ कुछ गैसेस भी बाहर आ गए फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। वो ऊपर गए तो कंडेंस हो गए, कूल डाउन हो गए, वापस बारिश हो गई। और वही बारिश ये जो गड्ढे बनाए थे ना, डिचेस बनाए थे, इन्हीं गड्ढों में ये पानी जमा हो गया। इतने ज्यादा गैस निकल गए थे मेटेओराइट शावर की वजह से कि जो बारिश वापस आ गई ना, उसने पूरे अर्थ को एनगल्फ किया। यानी सारा का सारा अर्थ इट वाज कवर्ड बाय वाटर। ठीक है। ये जो गड्ढे हो गए, इन्होंने अर्थ के क्रस्ट को तोड़ा। ठीक है। वहां से मटेरियल बाहर आ गया, और मटेरियल बाहर आना स्टार्ट हो गया। आज भी हो रहा है हमारे उसको वोल्केनिज्म। जो वोल्केनिज्म आता रहता है उसकी वजह से हमारे लैंड बन चुकी है। मोल्टन जो मटेरियल बाहर आता है ना, लावा, उससे हमारी लैंड बनती है। इनको बोलते हैं आइलैंड आर्क्स। जिस रीजन में वोल्केनिज्म आता है ना, इतना मटेरियल बाहर आता है कि पानी के ऊपर चढ़ जाता है, पहाड़ी बनती, उसको बोलते हैं आइलैंड आर्क्स। तो इसी तरह से इतना ज्यादा मटेरियल बाहर आ गया कि हमारा पहला कॉन्टिनेंट बनने लगा। उसको बोलते हैं रोडिनिया कॉन्टिनेंट। क्या बोलते हैं? तो कब बना रोडिनिया? प्री कैम्ब्रियन एरा में हमारा रोडिनिया कॉन्टिनेंट पहला सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट जो पानी से बाहर आ गया। कैसे बाहर आ गया? क्योंकि वोल्केनिज्म की वजह से मटेरियल बाहर आ गया, वो पानी के ऊपर आ गया। तो पहली बार लैंड बननी स्टार्ट हो गई। बताया जाता है, रिसेंटली पढ़ा था कि जो छोटा नागपुर प्लेटू है वो रीजन है जो पहली बार पानी से बाहर आया। पहली बार अगर दुनिया में पानी से बाहर कोई लैंड फॉर्म आया था, वो क्या है? पहला वोल्केनिज्म वहीं पे हुआ। पहली बार वहीं से बाहर आया। फिर धीरे धीरे करके और मटेरियल आने लगा और ये जमा हो गया, उससे कॉन्टिनेंट बन गया। उसको बोलते हैं रोडिनिया। तो रोडिनिया वाज अ सुपर कॉन्टिनेंट। रोडिनिया वाज अ सुपर कॉन्टिनेंट। ठीक है। तो दिस ऑल हैपेंड इन बैग में। So all credit to meteorite impact here. गैसेस बाहर आ गए, मटेरियल बाहर आ गया, कॉन्टिनेंट बनने लगे। ठीक है, पानी बनने लगा जमीन पे। एंड सेकंड कम्स आवर पैलियोज़ोइक। आपने पैलियोज़ोइक क्या हुआ था पैलियोज़ोइक? नीचे से पढ़ मरीन डेवलप हो चुकी थी। मतलब समुद्र में लाइफ हो चुकी थी, लेकिन लैंड में कोई लाइफ नहीं। फिर उसके बाद इसमें पहली बार फर्स्ट ट्रेस ऑफ लाइफ ऑन लैंड, यानी प्लांट्स आने लगे। आप देखें ना, इसमें बहुत सारे पीरियड्स हैं। कैम्ब्रियन है, तो ये प्री कैम्ब्रियन था, प्री कैम्ब्रियन से पहले, उसके बाद तो कैम्ब्रियन ही होगा। सो कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन। सिल्यूरियन में हो गया था प्लांट लाइफ आ गई थी जमीन पे। मैं इसके साथ आपको दिखाने की ज्योग्राफी में क्या हुआ लाइफ आई थी, वो आप देख लो, क्योंकि इसे भी क्वेश्चन पढ़ लेना। फिर कार्बोनिफेरस में हमारे कोल बेड्स वगैरह बने थे, लेकिन आई एम नॉट इंटरेस्टेड विद दिस। आई एम इंटरेस्टेड विद पैलियोज़ोइक में क्या हुआ था। तो पैलियोज़ोइक का टाइमलाइन क्या दिया है, कहां से पैलियोज़ोइक है? नहीं, ये ऐसे नहीं बात है। 570 टू 45 पहले बड़ा फिर छोटा। यहां तक आए थे ना आप 570 टू 45 मिलियन ईयर्स। इसको बोलते हैं पैलियो। तो इसमें क्या हुआ? इसमें ये हुआ कि रोडिनिया बना था ना, रोडिनिया वाज अ सुपर कॉन्टिनेंट। पहली बार जो कॉन्टिनेंट बना वो वापस टूट गया। ठीक है। सो रोडिनिया वापस टूट। ठीक है, ये हमारी अर्थ है। आप मान लीजिए ये अर्थ है ना, तो पहली बार जो बना था ना रोडिनिया, इन सारे
कॉन्टिनेंट्स को मिलाओ। जो लैंड मास बनेगा वो था रोडीनिया, वो बना था प्री-कैम्ब्रियन। फिर उसके बाद फिर से टूट गया, जैसे आपको दिख रहा है वैसा ही हो गया। ठीक है, सो रोडीनिया ब्रोक डाउन इन नहीं किस इसमें एरा में पैलियोज़ोइक एरा। फिर उसके बाद आता है आपका मीसोज़ोइक। मीसोज़ोइक कहां से कहां तक टाइमलाइन है? 245 टू 65 years। तो हुआ क्या इसमें? वापस जो रोडीनिया के पार्ट्स थे वो वापस जुड़ गए, वापस उन्होंने सुपर कॉन्टिनेंट बनाया, उसका नाम रखा गया पैंजिया। सो देयर वाज पैंजिया, और जो वाटर वापस जुड़ गया ना, ये जुड़िए ना सारे कॉन्टिनेंट्स। तो जो वाटर बचेगा उसको बताया गया पैंथालस। So Pangaea was a super continent and Panthalassa was a super ocean। ठीक है, इसी मीसोज़ोइक जब ये वापस जुड़ गया तो बन गया पैंजिया, और जो बाकी साइड का पोर्शन है वो बन गया पैंथालस। ठीक है, तो पानी एक तरफ लैंड एक तरफ। अब वापस ये पैंजिया टूटेगा इनटू लॉरेशिया और गोंडवाना, दो ही पार्ट्स। यहां देखो, ये आपका लैंड मास था, इसको बोलते हैं पैंजिया। जो बाकी का ओशन है उसको बोलते हैं पैंथालस। ये कब हुआ? मीसोज़ोइक। वापस मीसोज़ोइक में ही जो आपका पैंजिया फिर से टूट गया टू पार्ट्स। जो ऊपर वाला पार्ट है इसको बोलते हैं लॉरेशिया, जो नीचे वाला इसको बोलते हैं गोंडवाना। फिर जो है इसी मीसोज़ोइक लॉरेशिया जो है वो टूट गए तो ग्रीनलैंड, नॉर्थ अमेरिका, एशिया। ठीक है, और बाकी जो आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है वो बने लॉरेशिया से, जो आपके सदर्न हेमिस्फीयर में है वो बने। ये सारा काम जो है मीसोज़ोइक में हुआ। हाँ, मीसोज़ोइक में 3 डेवलपमेंट्स। एक तो पैंजिया बन गया, फिर पैंजिया टू पार्ट्स लॉरेशिया गोंडवाना, फिर लॉरेशिया गोंडवाना अलग-अलग कॉन्टिनेंट्स में जो आज आपको दिखते। तो इसका मतलब है मैंने एक बहुत बड़ी जंग छेड़ी। किस हिसाब से? मैं आपको बोल रहा हूँ, पहले कॉन्टिनेंट्स जुड़ गए, फिर टूट गए। ठीक है ना, फिर से और टूट गए। तो आप मुझे पूछोगे सर व्हाट आर दीस? आप बोलते हो कि जो सारे कॉन्टिनेंट्स थे एक टाइम पे साथ में जुड़े हुए, यानी ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, आपका ये ना साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ये सारा था, ये गोंडवाना था। ऊपर वाला यूरोप, आपका रशिया, एशिया, नॉर्थ अमेरिका, कनाडा, ग्रीनलैंड, ये सारा जो था ये लॉरेशिया। फिर ये टूट गए इनटू जो कॉन्टिनेंट जो हमें आज व्हाट आर दी एविडेंस। ये हमें करना है, इसके लिए हमें थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, और पहली वाली थ्योरी जो है उसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, कि कॉन्टिनेंट जुड़े हुए थे फिर ड्रिफ्ट हो गए, एक दूसरे से दूर हो गए। ठीक है ना, वो चीज हमने देखी। ठीक है, वो जो थ्योरी वाला पोर्शन है वो हम कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हमें क्लियर? आपको चीजें समझ आ गई? जियोलॉजिकल घर जाकर पढ़ लेना। हाँ, आप सेनोज़ोइक 65 टू प्रेजेंट। इसमें करंट अफेयर्स बताता हूं, यही भी मैं आपको। जो सेनोज़ोइक है आपको मैं फिर से इसके जो सेनोज़ोइक है ना आपका, इसमें आप देख लो, इसमें 2 पीरियड्स हैं। एक का नाम है टेरिशियरी, दूसरे का नाम है क्वाटरनरी। क्वाटरनरी के 2 इपॉक्स हैं, एक है प्लेइस्टोसीन, एक है होलोसीन। आप बोलते हैं कि जो होलोसीन था वो आज से 10,000 साल पहले से आज तक, इसको बोलते हैं होलोसीन।
ठीक है, आज से 10,000 साल पहले से आज तक इसको बोलते हैं होलोसीन। अब साइंटिस्ट बोलते हैं अब होलोसीन इपॉक एंड हो चुका है, अब नया इपॉक स्टार्ट हो चुका है, उसका नाम रखा गया है एंथ्रोपोसीन। एंथ्रोपोसीन यानी वो वाला इपॉक व्हिच इज डोमिनेटेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, इंसान का दबदबा है, ठीक है ना। नेचर का तो है ही, लेकिन अब ज्यादा डोमिनेटेड जो भी आपने चेंज दिख रही है दे आर ऑल ड्यू टू ह्यूमंस। ठीक है, दे आर उनको बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक। आप मान लीजिए होलोसीन जो था 10,000 साल पहले से 2020 तक था। अब 2020 में हमने उस इपॉक को एंड कर दिया, होलोसीन को हमने बोला अब आज से आगे कौन सा इपॉक है, ठीक है। ओके देन थैंक यू। कोई डाउट वगैरह तो आप पूछ सकते हैं।